Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about one of the most important topic of biological membranes and transport, that is membrane dynamics. और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इस टॉपिक में हम मेम्ब्रेन के डायनेमिक फीचर को स्टडी करने वाले हैं. सो व्हाट इज मेम्ब्रेन डायनेमिक्स? मेम्ब्रेन डायनेमिक्स इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किस चीज से बने होते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं. और इस लिपिड बाइलेयर में जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो दो होते हैं. First one is the lipid molecules and second one is the protein molecules. So lipid bilayer में lipid molecules and protein molecules एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, and this movement is the basis of various physiological processes. For example, endocytosis, exocytosis, cell signaling, सेल एधेशन, मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मेनी मोर. सो मेम्ब्रेन डायनेमिक्स की वजह से सेल्स में काफी सारे सेलुलर प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में 3 रिमार्केबल फिजिकल प्रॉपर्टी है. फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी, second one is the self sealing, and third one is the selective permeability to polar solute. So biological membrane की 3 remarkable feature हैं. First one is the flexibility, second one is the self sealing, and third one is the selective permeability to polar solutes. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज शेप विदाउट लूजिंग देयर इंटेग्रिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू चेंज शेप विदाउट लूजिंग देयर इंटेग्रिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज शेप विदाउट लूजिंग देयर इंटेग्रिटी. सो अब सवाल यहाँ पे यह है कि मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिस क्या है? सो बेसिस इज द नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द लिपिड बाइलेयर. लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है that interaction is non covalent interaction. लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का इंटरैक्शन होता है? नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन. एंड ड्यू टू दिस नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज कैपेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी की बेसिस है नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द बाइलेयर. Non-covalent interactions among lipid molecules in the lipid bilayer. और लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वो कोवैलेंटली एंकर्ड नहीं होते हैं. इसकी वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी अलाउ होती है. सो फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिस है नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस अमंग लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो अब सवाल यहाँ पे यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है. और मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होती है 3 फैक्टर्स है. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द काइंड्स ऑफ लिपिड, and third one is the sterol content in the membrane. So membrane की flexibility 3 फैक्टर से अफेक्टेड होती है. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द काइंड्स ऑफ लिपिड, एंड थर्ड वन इज द स्टेरॉल कंटेंट. सो पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. और टेम्परेचर के लिए जो रेफरेंस टेम्परेचर है दैट इज फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर.
So first condition is physiological temperature and second condition is below normal physiological temperature and third one is the above physiological temperature. Below normal physiological temperature की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन सेमी सॉलिड जेल फेज में होता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड जेल फेज में होता है। और सेमी सॉलिड जेल फेज की खास बात क्या है? सेमी सॉलिड जेल फेज में जो इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेमी सॉलिड जेल फेज की खास बात यह है कि लिपिड बाइलेयर में जो इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। और क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इसीलिए जो लिपिड बाइलेयर होता है वो पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। सो सेमी सॉलिड जेल फेज की खास बात क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ मोशन of individual lipids is strongly constrained. सो सेमी सॉलिड जेल फेज की क्या खास बात है? लिपिड बाइलेयर का जो इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होते हैं। और क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इसीलिए लिपिड बाइलेयर जो होता है वो पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट को जेल फेज भी बोलते हैं। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट को क्या बोलते हैं? जेल फेज भी बोलते हैं। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट की दो रिमार्केबल फीचर हैं। फर्स्ट वन इज एसोसिएटेड विथ पोलर हेड ग्रुप एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटेड विथ फैटी एसाइल चेन। तो जब लिपिड बाइलेयर पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होगा तो क्या होगा? जो पोलर हेड ग्रुप है लिपिड बाइलेयर का जो पोलर हेड ग्रुप है वो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। जबकि फैटी एसाइल चेन की अगर बात करें तो फैटी एसाइल चेन लिपिड बाइलेयर के इंटीरियर में दो प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट वन इज द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द नियरली मोशनलेस। सेकेंड वन क्या होता है? नियरली मोशनलेस। सो जो फैटी एसाइल चेन होते हैं वो नियरली मोशनलेस होते हैं। और क्योंकि पोलर हेड ग्रुप यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होता है और फैटी एसाइल चेन की रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है और नियरली मोशनलेस होता है इसीलिए लिपिड बाइलेयर पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में दिखता है। सो दिस इज द फिगर ऑफ पैराक्रिस्टलाइन स्टेट। सो बिलो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो लिपिड बाइलेयर हैं वो सेमी सॉलिड जेल फेज में होते हैं। और सेमी सॉलिड जेल फेज की खास बात यह है कि इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स में ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होते हैं। और क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होते हैं इसीलिए लिपिड बाइलेयर पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट को जेल फेज भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू एबव फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। एबव फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो लिपिड बाइलेयर में जो इंडिविजुअल लिपिड्स के फैटी एसाइल चेन है वो फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होगा। क्या होगा? फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होगा। क्या होगा? कांस्टेंट मोशन में होगा। फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होगा। और ये कांस्टेंट मोशन कैसे आएगा? क्योंकि फैटी एसाइल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं और इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। क्या होता है? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है और इसी रोटेशन की वजह से फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होते हैं। और क्योंकि फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होते हैं इसीलिए जो लिपिड बाइलेयर होता है वो लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होता है। क्या होता है? लिपिड बाइलेयर लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होता है। और लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को क्या बोलते हैं?
फ्लूइड स्टेट भी बोलते हैं। फ्लूइड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिपिड बाइलेयर में जो फैटी एसाइल चेन होते हैं इंडिविजुअल लिपिड्स का, उसमें काफ़ी ज़्यादा थर्मल मोशन होता है। क्या होता है? थर्मल मोशन होता है, और उनकी कोई भी रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इसीलिए लिपिड बाइलेयर का जो इंटीरियर होता है वो मोर फ्लूइड होता है rather than solid। सो एवो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की खास बात यह है कि एवो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगा, उनके जो फैटी एसाइल चेन होंगे वो कांस्टेंट मोशन में होंगे, और कांस्टेंट मोशन की वजह से जो लिपिड बाइलेयर होंगे लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होंगे, और लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को फ्लूइड स्टेट भी बोलते हैं। एंड दिस इज द फिगर ऑफ फ्लूइड स्टेट, दिस इज द फिगर ऑफ लिपिड बाइलेयर इन फ्लूइड स्टेट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैराक्रिस्टलाइन स्टेट and fluid state. Now coming to the at physiological temperature. At physiological temperature जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, वो उसमें जो लिपिड होते हैं वो लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं। और लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट की खास बात क्या है? लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट की दो खास बात है। पहला तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का एसाइल चेन होगा, इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो एसाइल चेन होगा, इनमें लेस थर्मल मोशन होगा। क्या होगा? लेस थर्मल मोशन होगा। लेस थर्मल मोशन किस रेस्पेक्ट में है? लेस थर्मल मोशन एज कंपेयर टू लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा थर्मल मोशन होता है। बट लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट के रिस्पेक्ट में इनमें जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होंगे, उनके लिपिड बाइलेयर में जो इंडिविजुअल लिपिड के फैटी एसाइल चेन होंगे वो लेस थर्मल मोशन शो करेंगे। एंड सेकेंड फीचर ऑफ लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट इज इंडिविजुअल लिपिड जो होगा वो लेटरल मूवमेंट शो करेगा। क्या करेगा? लेटरल मूवमेंट शो करेगा। सो लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट की दो खास बात है। पहला, लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो एसाइल चेन है उसमें लेस थर्मल मोशन होंगे, और इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स लेटरल मूवमेंट शो करेंगे। सो इन कंक्लूजन, बिलो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो लिपिड बाइलेयर सेमी सॉलिड जेल फेज में होगा। सेमी सॉलिड जेल फेज की खास बात क्या है कि इंडिविजुअल लिपिड के ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होंगे, और क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मोशन स्ट्रांगली कांस्टेंट होते हैं इसीलिए लिपिड बाइलेयर पैराक्रिस्टलाइन स्टेट में होगा। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट को जेल फेज भी बोलते हैं। पैराक्रिस्टलाइन स्टेट की दो रिमार्केबल फीचर है। जो फर्स्ट वन है वो पोलर हेड ग्रुप से एसोसिएटेड है, सेकेंड वन जो है वो फैटी एसाइल चेन से एसोसिएटेड है। पोलर हेड ग्रुप क्या करेगा? लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली अरेंज होगा। फैटी एसाइल चेन की दो फीचर होगी, फर्स्ट वन इज द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द नियरली मोशनलेस। सो दिस इज द फिगर ऑफ लिपिड बाइलेयर इन पैराक्रिस्टलाइन स्टेट। एवो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो एवो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की खास बात यह है कि लिपिड बाइलेयर में जो इंडिविजुअल लिपिड के फैटी एसाइल चेन है वो कांस्टेंट मोशन में होंगे। और कांस्टेंट मोशन क्यों होगा? क्योंकि फैटी एसाइल चेन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, और क्योंकि लिपिड बाइलेयर का फैटी एसाइल चेन कांस्टेंट मोशन में होता है इसीलिए लिपिड बाइलेयर जो होगा लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होगा। लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को फ्लूइड स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिपिड बाइलेयर में जो फैटी एसाइल चेन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा थर्मल मोशन होता है। क्या होता है? मोर थर्मल मोशन होता है, और ज़्यादा थर्मल मोशन की वजह से जो लिपिड बाइलेयर का जो इंटीरियर है मोर फ्लूइड होता है देन सॉलिड। दैट्स वाई लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को फ्लूइड स्टेट भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे जो लिपिड बाइलेयर होते हैं वो लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं, और लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट की दो खास बात है। पहला, एसाइल चेन जो होता है उसमें लेस थर्मल मोशन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट है। दूसरी, इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें लेटरल मूवमेंट होता है। सो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ लिपिड। काइंड्स ऑफ लिपिड किस तरह से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती है। काइंड्स ऑफ लिपिड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक कंडीशन हम कांस्टेंट रखते हैं एंड दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लेंगे?
एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। और मैमल्स के केस में जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होते हैं इट इज अबाउट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। सो लिपिड बाइलेयर में मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिपिड होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर में मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिपिड होते हैं। फर्स्ट वन इज द वैसा लिपिड जिसमें लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन हो। क्या हो, वैसा लिपिड जिस लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन हो। सेकेंड, वैसा लिपिड जिसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन हो। एंड थर्ड वन इज द वैसा लिपिड जिसमें शॉर्टर फैटी एसाइल चेन हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये लिपिड्स किस तरह से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होगा तो क्या होगा, अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स में लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन है तो उनके जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में होंगे। क्या होंगे, वो लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में होंगे। जबकि अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स में लॉन्ग अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन है, अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन की खास बात क्या है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये डबल बॉन्ड क्या करता है, फैटी एसाइल चेन में किंक जनरेट करता है और इस किंक की वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में। शॉर्टर चेन फैटी एसाइल चेन की अगर बात करें तो ये भी फेवर करता है लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को। सो लिपिड बाइलेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होगा तो क्या होगा, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन अगर होता है तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है क्योंकि वो एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में होता है एंड दैट फेवर्स लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट है। जबकि लॉन्ग चेन से अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन की जो खास बात होती है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड किंक जनरेट करते हैं और इस किंक की वजह से फैटी एसाइल चेन की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है एंड इट फेवर्स लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट। शॉर्टर फैटी एसाइल चेन की अगर बात करें तो ये भी लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को फेवर करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड फैक्टर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इज स्टेरॉल कंटेंट इन द लिपिड बाइलेयर। स्टेरॉल की खास बात क्या है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है और स्टेरॉइड न्यूक्लियस की खास बात यह है कि ये रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर। क्योंकि स्टेरॉइड न्यूक्लियस रिजिड एंड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इनके नेबरिंग लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो फैटी एसाइल चेन होगा, फैटी एसाइल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होता है वो रोटेशन रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, रोटेशन रिड्यूस हो जाएगा और क्योंकि रोटेशन नहीं होगा इस वजह से ये क्या करेगा, चेन को फोर्स करेगा किस चीज में, फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में। फैटी एसाइल चेन को फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में फोर्स करेगा और क्योंकि फैटी एसाइल चेन फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में होगा इसलिए इसके लिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्या होगी, फ्लूइडिटी रिड्यूस हो जाएगी। So sterol content in the membrane reduces the fluidity of the lipid bilayer। क्या करेगा, स्टेरॉल कंटेंट अगर प्रेजेंट होगा लिपिड बाइलेयर में तो वो लिपिड बाइलेयर की फ्लूइडिटी को रिड्यूस करेगा एंड फ्लूइडिटी रिड्यूस होगी तो क्या होगा, इट फेवर्स लिक्विड ऑर्डर्ड फेज। क्या होगा, लिक्विड ऑर्डर्ड फेज को फेवर करेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेरॉल कंटेंट मेम्ब्रेन के थिक लिपिड लीफलेट के थिकनेस को भी बढ़ाता है। क्या करता है, स्टेरॉल कंटेंट लिपिड बाइलेयर के लीफलेट के थिकनेस को इंक्रीज करता है। क्या करता है, लिपिड बाइलेयर के थिकनेस को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेल्स में कैपेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन कंपोजिशन को रेगुलेट करने का। क्या? सेल्स में कैपेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोजिशन को रेगुलेट करने का। मीन्स सेल्स को अगर वेरियस ग्रोथ कंडीशन पे ग्रो करते हैं तो सेल्स रेगुलेट करता है लिपिड कंपोजिशन को टू अचीव द कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। किस लिए? टू अचीव कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। टू अचीव कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अचीव करने के लिए लिपिड कंपोजिशन को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करते हैं दो टेम्परेचर पर, फर्स्ट वन इज द हाई टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द लो टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर पे अगर ग्रो करेंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ मोर थर्मल मोशन इन देयर फैटी एसिड चेन। और थर्मल मोशन को प्रमोट कौन करता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो हाई टेम्परेचर पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो लेस होंगे, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे वो मोर होंगे। जबकि अगर लो टेम्परेचर पे ग्रो करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड लेस होंगे। सो ये जो रेगुलेशन होता है लिपिड कंपोजिशन का टू अचीव द कांस्टेंट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। सो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं अगर बैक्टीरिया को, या लो टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को, तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो कांस्टेंट होती है बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू रेगुलेट द लिपिड कंपोजिशन इन द मेम्ब्रेन. So this is all about how temperature, kinds of lipid and sterol content affect the flexibility of lipid bilayer. Now coming to trans bilayer movement of lipids. Trans bilayer movement क्या होता है? लिपिड बाइलेयर में दो लीफलेट होते हैं। फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट लीफलेट एंड दिस इज द सेकेंड लीफलेट। अगर लिपिड बाइलेयर के एक लीफलेट में ही लिपिड मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज होता है, मींस लिपिड बाइलेयर के एक लीफलेट में ही इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, देन दिस इज द लेटरल डिफ्यूजन और लेटरल मूवमेंट। जबकि लिपिड बाइलेयर के एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में अगर मूवमेंट हो तो उस तरह के मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिपिड बाइलेयर में जो लेटरल डिफ्यूजन होता है वो रैपिड होता है, बट जो ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी रेयरली होता है। और इस ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन को मेडिएट करने के लिए क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर जो होता है ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट को कैटालाइज करता है। क्या करता है? फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट को कैटालाइज करता है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट कैटालाइज क्यों होता है? ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट क्या होता है? लिपिड बाइलेयर के एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में मूवमेंट होता है। इससे क्या होगा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो पोलर हेड ग्रुप है, ये पोलर हेड ग्रुप क्या होता है? एक्वस फेज में होता है, और इस एक्वस फेज को छोड़कर लिपिड बाइलेयर के इंटीरियर में क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो इंटीरियर होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। पोलर हेड ग्रुप हाइड्रोफोबिक रीजन में आएगा, तो इससे जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, इस प्रोसेस से जो फ्री एनर्जी चेंज होगा, ये फ्री एनर्जी चेंज हाईली पॉजिटिव होगा। मीन्स डेल्टा जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है देन दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। ये क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। सो इस चीज को फेवरेबल करने के लिए इनको कैटालाइज किया जाता है, दैट इज बाय फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर। सो ये फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर है जो इस लिपिड बाइलेयर में इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में ट्रांसफर करते हैं। और फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लिपेजेस, second one is the flopages, and third one is the scramblages. So phospholipid translocator three types के होते हैं। First one is the flipages, second one is the flopages, and third one is the scramblages. फ्लिपेजेस की अगर बात करें,
सो फर्स्ट वन क्या है, फ्लिपेजेस। फ्लिपेजेस की अगर बात करें तो फ्लिपेजेस क्या करता है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को, फ्लिपेजेस क्या करता है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को, फ्लिपेजेस क्या करता है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ट्रांसफर करता है। फ्लिपेजेस क्या करता है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसफर करता है। क्या करता है, साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसफर करता है। सो फ्लिपेजेस का काम क्या है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। फ्लिपेजेस क्या करता है, एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स को एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। अब एमाइनोफॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन। मेम्ब्रेन में नॉर्मली जो होता है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये कहाँ होता है, साइटोसोलिक लीफलेट में होता है। कहाँ होता है, साइटोसोलिक लीफलेट में होता है। जबकि स्फिंगोलिपिड एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में होता है, मीन्स आउटर लीफलेट में होता है। सो नॉर्मली फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन साइटोसोलिक लीफलेट में होता है, जबकि स्फिंगोलिपिड्स एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये कहाँ होता है, साइटोसोलिक लीफलेट में। लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में आएगा, क्या होगा, जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में आएगा ये क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा एपोप्टोसिस को। क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एपोप्टोसिस को। जबकि अगर इरिथ्रोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल सेरीन साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे जाएगा, वो ब्लड क्लॉटिंग को ट्रिगर करेगा। दूसरी खास बात, फ्लिपेजेस जो होते हैं एक लिपिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसलोकेट करने में 1 ATP कंज्यूम करता है। मीन्स फ्लिपेजेस इज ATP डिपेंडेंट। फ्लिपेजेस क्या है, ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है। मीन्स फ्लिपेजेस वैसा एंजाइम है जिसको ATP की रिक्वायरमेंट है। दूसरी खास बात, फ्लिपेजेस जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड होते हैं P टाइप ATPases से। So flipases is a family member of, it is a member of the family P type ATPases। क्या है, P type ATPase फैमिली का मेंबर है, P type ATPase फैमिली का मेंबर है। So this is all about flipases. Now coming to flopages. Flopages क्या होते हैं, फ्लोपेजेस की अगर बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को क्या करता है, साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। दैट इज जस्ट अपोजिट टू फ्लिपेजेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को क्या करता है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। फ्लोपेजेस क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। दूसरी खास बात, फ्लिपेजेस की तरह फ्लोपेजेस को भी ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, मीन्स इट रिक्वायर्स ATP। थर्ड वन इज इट इज ए फैमिली मेंबर ऑफ ABC ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या है, ये ABC ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मेंबर है। So this is all about flopages. Now coming to third type of phospholipid translocator, and that is scramblerases. Scramblerases की अगर बात करें तो it is not specific to any lipid. Scramblerases membrane phospholipids को translocate करता है। क्या करता है, Scramblerases membrane phospholipid को translocate करता है। और इसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ये along the concentration gradient। इनकी जो कंडीशन है that is along the concentration gradient। For example, this is the outer leaflet and this is the inner leaflet। अगर outer leaflet में किसी फॉस्फोलिपिड का कंसंट्रेशन हाई है
और साइटोसोलिक लीफलेट में फॉस्फोलिपिड का कंसंट्रेशन कम है तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में की तरफ ट्रांसलोकेट करेगा। बट अगर साइटोसोलिक लीफलेट में ही अगर ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में कम है तो ये साइटोसोलिक लीफलेट से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करेगा। सो स्क्रैम्बलेज की खास बात क्या है, ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसलोकेट करता है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट एटीपी डिपेंडेंट। ये क्या है, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्क्रैम्बलेज इज इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। एक्टिविटी इंक्रीज होती है कैसे, जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जब सेल में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इनमें स्क्रैम्बलेज की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगा, इन केस ऑफ सेल इंजरी और एपोप्टोसिस। सो इन कंक्लूजन, लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट है वो फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर के द्वारा कैटालाइज होता है। एंड फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लिपेजेज, सेकेंड वन इज द फ्लॉपेजेज एंड थर्ड वन इज द स्क्रैम्बलेजेज। फ्लिपेजेज की अगर बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विथ अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स सच एज फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब अमाइनो फॉस्फोलिपिड के ट्रांसलोकेशन में ये इन्वॉल्व होता है फ्लिपेजेज। और ये ट्रांसलोकेट किधर से किधर करता है, ये मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द फ्लिपेजेज और इट ट्रांसलोकेट्स अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट टू साइटोसोलिक लीफलेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉर्मल कंडीशन में अगर फॉस्फेटिडाइल सेरीन की बात करें तो ये कहाँ होता है, साइटोसोलिक लीफलेट में होता है। लेकिन जब ये माइग्रेट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में, देन इट ट्रिगर्स एपोप्टोसिस। फ्लिपेजेस की खास बात क्या है कि ये एक लिपिड मॉलिक्यूल को जब ट्रांसलोकेट करता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम करता है, मीन्स इट रिक्वायर्स एटीपी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज अ मेंबर ऑफ पी टाइप एटीपीजेस फैमिली। Second phospholipid translocator is phospholipases. Phospholipases प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में ट्रांसलोकेट करता है। And like flipases, it requires ATP and it is a member of ABC transporter family, जबकि flipases जो हैं वो P type ATPase family का member है। The third phospholipid translocator is scramblages. Scramblages की अगर बात करें तो इसकी खास बात यह है कि ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को along the concentration gradient ट्रांसलोकेट करता है, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसलोकेट करता है। एंड सबसे बड़ी बात स्क्रैम्बलेजेस एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता है, मीन्स इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्क्रैम्बलेजेस की एक्टिविटी इंक्रीज होती है जब सेल्स में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और साइटोसोलिक कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कब होता है, इन केस ऑफ सेल इंजरी और एपोप्टोसिस। So this is all about transbilayer movement of lipid molecules in the lipid bilayer. Now coming to measurement of lateral diffusion rates of lipids by fluorescence recovery after photobleaching, that is FRAP. So FRAP के थ्रू हम lipids के lateral diffusion rate को मेजर कर सकते हैं। lateral diffusion क्या होता है, lipid bilayer 2 leaflet से बने होते हैं। This is the first and this is the second. सो लिपिड बाइलेयर में जो लीफलेट के अंदर एक लीफलेट में जो लिपिड्स का पोजीशन चेंज होता है, दैट इज द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लिपिड। अब लिपिड्स के लेटरल डिफ्यूजन को मेजर कैसे करेंगे, मेजर करेंगे फ्रैप के थ्रू, दैट इज फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब फ्रैप कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में जो लिपिड्स होते हैं उस लिपिड को लेबल करते हैं फ्लोरेसेंट प्रोब से। किस चीज से लेबल करते हैं,
फ्लोरेसेंट प्रोब से, और फ्लोरेसेंट प्रोब से जब लेबल करते हैं तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लीफलेट होता है वो यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो जाता है, मीन्स, और इस चीज को कंफर्म करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से कंफर्म करते हैं कि सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट यूनिफॉर्मली लेबल्ड है विथ फ्लोरेसेंट प्रोब से। अब एक बार जब आउटर लीफलेट फ्लोरेसेंट प्रोब से यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया पे ब्लीच करेंगे, एक स्मॉल एरिया पे ब्लीच करेंगे। और ये ब्लीचिंग कैसे करेंगे, बाय इरेडिएशन विथ एन इंटेंस लेजर बीम। लेजर बीम के थ्रू एक स्मॉल एरिया को ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने से क्या होगा, जहां पे ब्लीचिंग होगी वो एरिया क्या होगा, नॉन फ्लोरेसेंट हो जाएगा। जो ब्लीच्ड वाला एरिया है वो एरिया नॉन फ्लोरेसेंट हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम ये जो लिपिड फ्लोरेसेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफ्यूज करेंगे नॉन फ्लोरेसेंट एरिया में, एंड फाइनली और फिर से ये यूनिफॉर्म फ्लोरेसेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस टाइम कोर्स को ट्रैक करते हैं। किस चीज के टाइम कोर्स को ट्रैक करते हैं, फ्लोरेसेंट रिटर्न। फ्लोरेसेंस रिटर्न के टाइम कोर्स को ट्रैक करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस रिटर्न के टाइम कोर्स को ट्रैक करते हैं, और इस टाइम कोर्स से हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इस ट्रैक से हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकालते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकालते हैं। इस टाइम कोर्स से हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकालते हैं। और जो डिफ्यूजन रेट होता है वो टिपिकली हाई होता है, बट कुछ लिपिड्स का जो लेटरल डिफ्यूजन रेट होता है वो अप टू 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, अप टू 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होता है। सो फ्रैब के थ्रू हम लिपिड्स के लेटरल डिफ्यूजन रेट को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके आउटर लीफलेट पे जो लिपिड होती है उसको फ्लोरेसेंट प्रोब से लेबल करते हैं, जिससे ये यूनिफॉर्मली फ्लोरेसेंट लेवल हो जाता है। वो एक बार जब यूनिफॉर्मली फ्लोरेसेंट लेवल हो गया तो उसके स्मॉल पोर्शन को ब्लीच करते हैं बाय इंटेंस लेजर बीम, और जब ब्लीच करते हैं तो वो एरिया नॉन फ्लोरेसेंट हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके नियर बाई जो फ्लोरेसेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट कर जाता है नॉन फ्लोरेसेंट एरिया पे, ओवरऑल यूनिफॉर्मली लेवल फ्लोरेसेंट हो जाता है। सो इट्स फ्लोरेसेंस रिटर्न का टाइम कोर्स ट्रैक करते हैं और उससे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकालते हैं, एंड देन डिफ्यूजन रेट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। सो लेटरल डिफ्यूजन रेट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टिपिकली हाई होता है, एंड कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए ये अप टू 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेटरल डिफ्यूजन रेट ऑफ लिपिड बाय फ्रैब। नाउ कमिंग टू मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटीन का मूवमेंट मेम्ब्रेन में किस तरह से होता है। लिपिड बाइलेयर में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द लिपिड एंड सेकेंड वन इज द प्रोटीन। सो लिपिड में दो तरह की मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट एंड ट्रांसबाइलेयर मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि ट्रांसबाइलेयर मूवमेंट जो होता है कैटालाइज्ड होता है, एंड कैटालाइसिस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर के थ्रू। Now coming to lateral movement of protein. So lipid bilayer में लिपिड एंड प्रोटीन दो कंपोनेंट है। क्या है, लिपिड बाइलेयर में लिपिड एंड प्रोटीन दो कंपोनेंट हैं। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो शी की तरह होते हैं, और इस शी में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एफ्लोट करता है। क्या करता है, लिपिड के शी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एफ्लोट करता है, मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में भी लेटरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी लीफलेट में मूव करते हैं, मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी लेटरल डिफ्यूजन होता है। बट कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि एग्रीगेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बट कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एग्रीगेट होके पैच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस पैच में जो इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें, सो इरिथ्रोसाइट में दो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन है, फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोफोरिन एंड सेकेंड वन इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन, जिसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोलते हैं।
और ये दो प्रोटीन का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये फिलामेंटस साइटोस्केलेटन प्रोटीन से एंकर्ड होता है एंड दैट फिलामेंटस साइटोस्केलेटन प्रोटीन इज स्पेक्ट्रीन। सो इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोफोरिन एंड क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन। ये फिलामेंटस साइटोस्केलेटन प्रोटीन के साथ एंकर्ड होते हैं और जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नाउ कमिंग टू मेम्ब्रेन राफ्ट। व्हाट इज मेम्ब्रेन राफ्ट? मेम्ब्रेन राफ्ट क्या होता है? सो लिपिड बाइलेयर की अगर लिपिड कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड बाइलेयर में 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, second one is the sphingolipid, and third one is the cholesterol, जो कि एक तरह का स्टेरॉल है। सो लिपिड बाइलेयर में स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल एसोसिएट होते हैं। मीन्स स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएट होता है और ये एक माइक्रोडोमेन बनाता है। क्या बनाता है? माइक्रोडोमेन बनाता है। इस माइक्रोडोमेन को क्या बोलते हैं? स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन। स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन। जबकि वैसा रीजन जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड रिच हो, इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन। सो लिपिड बाइलेयर में मेनली दो तरह के माइक्रोडोमेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन एंड सेकेंड वन इज द स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन। So this is the sphingolipid cholesterol microdomain and this is the phospholipid microdomain. So इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये ऑब्जर्व होता है कि जो स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन है ये फॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है एंड दैट इज देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन इज द मोर थिकर होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन। दूसरी बात, स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन जो होते हैं वो मोर ऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मोर ऑर्डर्ड होते हैं। मोर ऑर्डर्ड हुए मतलब क्या हुआ? लेस फ्लूइड हो गए। अब मोर ऑर्डर्ड क्यों होंगे? क्योंकि इस माइक्रोडोमेन में कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर है और इस प्लेनर स्ट्रक्चर के नेबरिंग जो फैटी एसाइल चेन है उनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में रहता है और इस वजह से वो मोर ऑर्डर्ड स्टेट में रहता है। सो स्फिंगोलिपिड कोलेस्टेरॉल माइक्रोडोमेन की 2 खास बातें हैं। फर्स्ट वन इज ये थीकर होता है एज कंपेयर टू नेबरिंग फॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन से और दूसरा मोर ऑर्डर्ड होता है मीन्स लेस फ्लूइड होता है। दूसरी खास बात, स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन को इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिसॉल्व विथ नॉन आयनिक रिएजेंट्स और इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन है ये फॉस्फोलिपिड माइक्रोडोमेन जो कि एक सी की तरह है, ओशन की तरह है, उसमें ये एक राफ्ट की तरह लुक देता है। क्या देता है? इट इज राफ्ट लाइक लुक। सो जो मेम्ब्रेन राफ्ट होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन में प्रोटीन्स होते हैं? एंड द आंसर इज यस। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो रिमार्केबल 2 क्लास ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द वैसा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन से लिंक्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? 2 लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन से लिंक्ड होते हैं। और ये जो 2 लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होगा क्या होगा? ये 2 पाल्मिटॉइल ग्रुप होगा या फिर एक पाल्मिटॉइल और एक माइरिसोटाइल ग्रुप होगा।
सो जो दो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन होंगे, या तो दो पाल्मिटॉइल ग्रुप होंगे या फिर एक पाल्मिटॉइल और एक माइरिस्टिटॉइल ग्रुप होंगे। जो दूसरी मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी दैट इज जीपीआई लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन राफ्ट या फिर स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल माइक्रोडोमेन में वैसा प्रोटीन नहीं होंगे जो आइसोप्रीनॉइल लिंक्ड होंगे। क्या होंगे, आइसोप्रीनॉइल लिंक्ड होंगे। आइसोप्रीनॉइल लिंक्ड प्रोटीन नहीं होंगे। सो आइसोप्रीनॉइल लिंक्ड क्या होता है, या तो फार्नेसाइल होगा या फिर जिरानिल होगा। सो मेम्ब्रेन राफ्ट में फार्नेसाइल लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर जिरानिल मेम्ब्रेन लिंक्ड प्रोटीन नहीं होंगे। फार्नेसाइल एंड जिरानिल बोथ आर आइसोप्रीनॉइड्स। फार्नेसाइल इज 15 कार्बन एंड जिरानिल इज 20 कार्बन। सो मेम्ब्रेन राफ्ट में वैसे मेम्ब्रेन लिंक्ड प्रोटीन होंगे जो या तो 2 लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन से लिंक्ड होंगे या फिर जीपीआई लिंक्ड होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन राफ्ट एंड कैवियोलिन डिफाइंस ए स्पेशल क्लास ऑफ मेम्ब्रेन राफ्ट। कैवियोलिन क्या है, कैवियोलिन इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। कैवियोलिन क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसकी खास बात यह है कि इसमें 2 ग्लोबुलर डोमेन होते हैं और ये दोनों ग्लोबुलर डोमेन लिंक्ड होते हैं हाइड्रोफोबिक डोमेन से, जो कि हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैवियोलिन प्रोटीन का जो हाइड्रोफोबिक डोमेन है वो मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक लीफलेट से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, साइटोसोलिक लीफलेट से बाइंड करता है। और ग्लोबुलर डोमेन का जो कार्बोक्सिल टर्मिनस है, ग्लोबुलर डोमेन का जो सी टर्मिनस रीजन है, इससे 3 पाल्मिटॉइल ग्रुप अटैच होते हैं। कितने पाल्मिटॉइल ग्रुप अटैच होते हैं, 3 पाल्मिटॉइल ग्रुप अटैच होते हैं। दीज आर द 3 पाल्मिटॉइल ग्रुप। सो कैवियोलिन के ग्लोबुलर डोमेन का जो सी टर्मिनस रीजन है उससे 3 पाल्मिटॉइल ग्रुप अटैच होता है। दूसरी बात, कैवियोलिन मेम्ब्रेन के कोलेस्ट्रॉल से भी बाइंड करता है। सो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल एंड मेम्ब्रेन में जब कैवियोलिन प्रेजेंट होगा तो वो कैवियोलिन मेम्ब्रेन को फोर्स करता है टू कर्व इनवर्ड। सो दिस इज द इनसाइड कर्व। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैवियोला। कैवियोला मतलब क्या होता है, लिटिल केव। कैवियोला मतलब क्या होता है, लिटिल केव। कैवियोली जो होते हैं अनयूजुअल राफ्ट हैं। अनयूजुअल राफ्ट किस सेंस में है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट को भी यूज करता है और मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक लीफलेट को भी इन्वॉल्व करता है। साइटोसोलिक लीफलेट से क्या होता है, कैवियोलिन का ग्लोबुलर डोमेन बाइंड करता है, जबकि इंट्रोसेलुलर लीफलेट में स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल राफ्ट एसोसिएटेड होते हैं जो कि जीपीआई लिंक्ड होते हैं। कैवियोलिन की अगर फंक्शन की बात करें तो कैवियोलिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस है। कैवियोलिन इज इन्वॉल्व इन रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस है। दूसरी बात, इट इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। ये मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स है। ट्रांसडक्शन ऑफ external signal into cellular response। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो ये रिसेप्टर की तरह भी बिहेव करता है फॉर इंसुलिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कैवियोलिन। नाउ कमिंग टू मेम्ब्रेन फ्यूजन, and membrane fusion is central to many biological processes. For example, budding of vesicles from Golgi complex, exocytosis, endocytosis, fusion of endosome and lysosome, viral infection, fusion of sperm and egg, fusion of small vacuoles in case of plants, separation of two plasma membrane at cell division, and many more processes. So many biological processes में membrane fusion काफी important role play करता है। But point यहाँ पे यह है कि in all the biological processes, membrane fusion begins with local increase in membrane curvature। किस चीज से? With local increase in membrane curvature। जितने भी biological processes हैं
सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है, इट बिगिंस विथ लोकल इंक्रीज इन मेम्ब्रेन कर्वेचर. सो मेम्ब्रेन कर्वेचर इज वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन कर्वेचर क्या है? वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. एंड मेम्ब्रेन कर्वेचर, and there are three mechanisms for inducing membrane curvature, and that are protein induced curvature. मीन्स मेम्ब्रेन कर्वेचर इंड्यूस करने का 3 मैकेनिज्म है. फर्स्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं इंट्रिंसिकली कर्व होते हैं. मीन्स कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं उनमें इंट्रिंसिक कर्वेचर होता है और उस इंट्रिंसिक कर्वेचर के थ्रू वो मेम्ब्रेन से इंटरैक्ट करते हैं और मेम्ब्रेन को भी कर्व्ड करते हैं. एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर इंड्यूसिंग द कर्वेचर इज बाइंडिंग एनर्जी. इस केस में मीन्स वैसा प्रोटीन जो इंट्रिंसिकली कर्व है, वो प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन में कर्वेचर जनरेट करता है तो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? बाइंडिंग एनर्जी. सेकेंड मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन जब स्पॉन्टेनियसली कर्व्ड होता है, मीन्स मेम्ब्रेन का कुछ रीजन जब स्पॉन्टेनियसली कर्व्ड होता है तो उस केस में क्या होता है? एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है. ये स्कैफोल्ड प्रोटीन काम करता है. ये स्कैफोल्ड प्रोटीन कैसे काम करता है? जो मेम्ब्रेन का रीजन कर्व्ड है, उस कर्व्ड रीजन पे इस स्कैफोल्ड प्रोटीन के काफी सारे यूनिट असेंबल्ड होते हैं और वो कर्व्ड सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाता है. क्या बनाता है? कर्व्ड सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स. जो कि मेम्ब्रेन के कर्वेचर को मेंटेन करता है. क्या करता है? ये कर्व्ड सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के कर्वेचर को मेंटेन करता है. अगर थर्ड मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें वन और मोर हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं. क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक हेलिसेस होते हैं. दीज आर हाइड्रोफोबिक हेलिसेस. कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हेलिसेस होते हैं. अब इस हाइड्रोफोबिक हेलिसेस की खास बात क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में इंसर्ट होता है और जिस लीफलेट में इंसर्ट होगा उसका रिलेटिव एरिया जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अपोजिट लीफलेट. और जब लिपिड बाइलेयर का एक लीफलेट का एरिया ज़्यादा होगा और दूसरे लीफलेट का एरिया कम होगा तो ये रीजन ऑटोमेटिकली कर्व्ड हो जाएगा. सो दीज आर द 3 mechanisms फॉर इंड्यूसिंग द कर्वेचर इन द मेम्ब्रेन. And one of the best example of membrane fusion is fusion during neurotransmitter release at the synapse. सिनेप्स की अगर बात करें तो इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. और इन दोनों न्यूरॉन के बीच में कुछ स्पेस होते हैं. दिस स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एंड पे वेसिकल्स होते हैं. दीज आर द सेक्रेटरी वेसिकल्स और इस वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड दैट इज एसिटाइल कोलिन. एंड इन रिस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट सिग्नल ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स हैं ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करते हैं. सो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो वेसिकल्स हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करने का मैकेनिज्म क्या है और इस मैकेनिज्म को अभी यहाँ डिस्कस करते हैं. सो मेम्ब्रेन फ्यूजन में इंपॉर्टेंट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है दैट इज स्नेयर प्रोटीन. एंड स्नेयर प्रोटीन 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द वी स्नेयर एंड सेकेंड वन इज टी स्नेयर. सो 2 तरह के स्नेयर प्रोटीन होते हैं, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर. वी स्टैंड्स फॉर वेसिकल एंड टी स्टैंड्स फॉर टारगेट मेम्ब्रेन. सो वी स्नेयर कहाँ होगा और टी स्नेयर कहाँ होगा? वी स्टैंड्स फॉर वेसिकल तो ऑब्वियसली वी स्नेयर जो होंगे वो वेसिकल्स के मेम्ब्रेन में होंगे, जबकि टी स्नेयर में टी स्टैंड्स फॉर टारगेट मेम्ब्रेन तो टी स्नेयर उस मेम्ब्रेन पे होंगे जिस मेम्ब्रेन से वेसिकल फ्यूज करेगा.
वी स्नेयर एंड टी स्नेयर के अलावा दो प्रोटीन की और इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट वन इज SNAP25 एंड सेकेंड वन इज NSF। सो दिस इज द SNAP25। अब ये फ्यूज कैसे करेगा? जब वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आएगा तो वी स्नेयर और टी स्नेयर बाइंड करेंगे, और जब वो बाइंड करेंगे तो इनकी जीपिंग होगी फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनल एंड। जीपिंग की वजह से क्या होगा? वेसिकल्स का मेम्ब्रेन और टारगेट मेम्ब्रेन दोनों पास आ जाएंगे। इसके अलावा जीपिंग की वजह से दो चीज और होता है। फर्स्ट वन इज द कर्वेचर। जीपिंग क्या करता है? मेम्ब्रेन में कर्वेचर जनरेट करता है, और दूसरा मेम्ब्रेन में लोकल टेंशन जनरेट करता है। एंड कर्वेचर एंड लोकल टेंशन जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि वेसिकल्स का आउटर लीफलेट एंड मेम्ब्रेन, टारगेट मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट दोनों फ्यूज करता है। और वेसिकल्स एंड टारगेट मेम्ब्रेन का जब आउटर लीफलेट फ्यूज करता है तो यहाँ पे एक वाइड स्पेस जनरेट होता है। दिस इज द वाइड स्पेस, और ये जो वाइड स्पेस होता है इट इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। वाइड स्पेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। क्योंकि वाइड स्पेस थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होता है, इट मीन्स इट इज अनस्टेबल। और क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए इसको हटाने के लिए दोनों का इनर लीफलेट पास में आता है। मीन्स वाइड स्पेस को हटाने के लिए वेसिकल्स का इनर लीफलेट एंड टारगेट मेम्ब्रेन का इनर लीफलेट दोनों पास में आता है, और जब ये दोनों पास में आता है तो दोनों का इनर लीफलेट फ्यूज होता है और एक फ्यूजन पोर जनरेट करता है। दिस इज द फ्यूजन पोर। एंड धीरे धीरे ये फ्यूजन पोर वाइड होता है, एंड जब ये वाइड होता है तो ये इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका जो कंटेंट है वो सेल के बाहर रिलीज होता है। मीन्स इस केस में अगर कंटेंट रिलीज होगा तो ये सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होगा, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं, उससे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है एंड फर्दर प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सो इन कंक्लूजन अगर बोलें कि मेम्ब्रेन फ्यूजन का मैकेनिज्म क्या है, सो मेम्ब्रेन फ्यूजन में स्नेयर प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्नेयर प्रोटीन दो तरह के होते हैं, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर। वी स्नेयर वेसिकल्स के मेम्ब्रेन पे होंगे, टी स्नेयर टारगेट मेम्ब्रेन के प्रोटीन पे होंगे। जब वी स्नेयर और टी स्नेयर बाइंड करता है तो इसमें जीपिंग होती है फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनस, और जीपिंग की वजह से तीन चीजें होती है। पहला, ये दोनों मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट क्लोज होते हैं, और दूसरा मेम्ब्रेन में कर्वेचर जनरेट होता है और लोकल टेंशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो आउटर लीफलेट है वो फ्यूज कर जाती है। और फ्यूज करने से क्या होता है? एक वाइड स्पेस क्रिएट होता है, एंड दिस वाइड स्पेस इज अनस्टेबल। सो इसको रिमूव करने के लिए दोनों का इनर लीफलेट पास में आता है, और दोनों का इनर लीफलेट फ्यूज करता है और एक पोर जनरेट होता है, एंड दिस पोर इज वाइडन, और ये पोर वाइड होता है और वेसिकल का कंटेंट सेल के बाहर रिलीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सॉलिड ट्रांसपोर्ट across membrane. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and stay tuned for next lecture.